नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, साइकोलॉजी की क्लास नंबर 7 है जो कि सीटेट भर्ती के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। हम अधिगम के सिद्धांतों को वर्तमान में पढ़ रहे हैं जिसमें थोंडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत हमारा चल रहा था। इस वीडियो में हम थोंडाइक का ये पूरा सिद्धांत पढ़ने वाले हैं जो बचा हुआ है। लगभग 30% तो मैंने इसके पहले का जो वीडियो था मनोविज्ञान की क्लास नंबर 6 में पढ़ा दिया है। क्लास नंबर 7 में इस सिद्धांत को हम पूरा करेंगे साथियों। इसके बाद सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे, लेकिन आज सीखने के मुख्य नियम और सीखने के गौण नियम सभी पर अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद में हम इसके शिक्षा में क्या क्या उपयोग है, इसके कौन कौन से दोष है, सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत। तो देखिएगा थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में देखो, इस वीडियो को देखने से पहले मनोविज्ञान की क्लास नंबर 6 जरूर देखिएगा। नहीं मिल रही है, दो तरीके बताता हूँ। आप एक बार चैनल पे जाकर के वहाँ पर भी मनोविज्ञान की क्लास नंबर 6 को देख सकते हो। ये इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में यहाँ क्लास नंबर 6 मैंने लगा दी है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। पहले क्लास नंबर 6 देखोगे तो ही क्लास नंबर 7 अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आधा सिद्धांत हमने क्लास नंबर 6 में पढ़ रखा है। तो देखते हैं। देखो, जो सीखने के मुख्य नियम हैं 1913 में दिए थे, एजुकेशन साइकोलॉजी के नवीन संस्करण में बता दिया है। तो मुख्य नियम दिए थे 3 और गौण नियम दिए थे 5। उन 3 नियमों में से हमने एक नियम पढ़ लिया था, तत्परता या तैयारी का नियम। ठीक है, तत्परता या तैयारी का नियम हमने फर्स्ट जो नियम है मुख्य नियमों में उसको देख लिया है साथियों। इसके बाद में जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में दूसरा नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, जिसको श्रम का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम कह दो या श्रम का नियम कह दो। ये किसके नियम है? सीखने के मुख्य नियम हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे साथियों 1913 में। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब किससे लिया जाता है? अभ्यास से, जिसको हिंदी में श्रम भी आप कह सकते हो। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है, समझिएगा एक एक चीज को। अभ्यास का नियम कहता है किसी भी कार्य को सीखने के लिए धैर्य के साथ साथ अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास से कठिन कार्य को भी आसानी से सीखा जा सकता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अभ्यास मनुष्य को दक्ष बनाता है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैंने लिख रखी है, एक एक चीज़ को समझते हैं। अभी एक बार रीडिंग की है, अब इसको समझेंगे। पहला जो बिंदु है इंपॉर्टेंट में, किसी भी कार्य को सीखने के लिए, जैसे हम तत्परता या तैयार, वो बिल्कुल हमने उस चीज़ को पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होना आवश्यक है, क्योंकि तत्पर तैयार रहेंगे तो ही हम सीखेंगे। उसी प्रकार दूसरा ये है कि तत्पर तैयार है, लेकिन हम अगर उस चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं साथियों तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। धैर्य के साथ जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही कठिन से कठिन चीज़ भी हमको सरल लगने लग जाएगी, क्योंकि कोई भी कठिन कार्य हो, आप लगातार यदि उसका अभ्यास करते हो तो फिर आप उसको आसानी से सीख सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं। सपोज कीजिए कि आप क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट आपने लगभग 10 साल तक क्रिकेट खेला और उसके बाद 2 साल बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो वो जो आपका जो रेगुलर अभ्यास था 10 साल का, फिर आप इन 2 सालों में बहुत कुछ भूल चुके होंगे साथियों। आप में वो बात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। तो कोई भी कार्य हो आपको लगातार अभ्यास करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, मतलब लगातार अभ्यास करने से, जड़मत का मतलब क्या होता है? एक मूर्ख जो व्यक्ति है वो भी सुजान, सुजान मतलब महान बन सकता है, विद्वान बन सकता है साथियों। अभ्यास क्या करता है? मनुष्य को दक्ष बनाता है। आपने देखा होगा कि 1000 चीज़ों को एक एक बार करने पर और किसी एक चीज़ को 1000 बार करने पर किसमें ज़्यादा दक्ष होंगे? जिसको आपने 1000 बार किया है उसमें आपके समानांतर आपको टक्कर देने वाला ही नहीं रहेगा साथियों। तो इस प्रकार अभ्यास का महत्व होता है। देखो, अभ्यास के भी 2 प्रकार होते हैं। किसके? अभ्यास के नियम जो है, ये जो दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, इसके भी कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है देखिएगा।
पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम को यूज मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं और डिसयूज मतलब जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो उपयोग करने पर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध मजबूत बनता है। उपयोग का नियम क्या करता है कि हम किसी चीज को सीख जाते हैं, सीखने के बाद लगातार यदि हम उसका उपयोग करते रहे तो जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है ये कैसा होगा, मजबूत रहेगा। मतलब तुरंत उद्दीपक आएगा, तुरंत अनुक्रिया हो जाएगी, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। जबकि अनुपयोग का नियम क्या कहता है कि ना दोहराने पर विषय का विस्मरण हो जाता है। विस्मरण का मतलब क्या हो जाता है, भूल जाना। तो मतलब हम यदि किसी चीज को सीख चुके हैं लेकिन उसको दोहरा नहीं रहे हैं तो हम उस चीज को भूलने लग जाएंगे। साथियों ये है अनुपयोग का नियम। तो हमने दूसरा नियम मुख्य नियमों में पढ़ लिया है। कौन सा, अभ्यास का नियम पढ़ा है। अभ्यास के नियम के भी दो नियम हैं, उपयोग का नियम, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखो तीसरा और अंतिम मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, जिसको संतोष का नियम भी कहते हैं, जिसको परिणाम का नियम भी कहते हैं। आप इंग्लिश में सिर्फ एक नाम याद रख लेना, लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब किससे लिया जाता है, प्रभाव या परिणाम या संतोष से लिया जाता है। कोई सा भी नाम आ जाए इंग्लिश में लॉ ऑफ इफेक्ट ही रहता है साथियों। डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा मुख्य नियम नहीं है, आपने देखा होगा इस चीज को। तो देखो प्रभाव या परिणाम का नियम क्या कहता है, समझना। जब तक उद्दीपक प्रभावी नहीं होगा अधिगमकर्ता उसको प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया नहीं करेगा। समझना बात को, उद्दीपक का मतलब है जिसके प्रभाव से हम क्रिया कर रहे हैं। अगर वो ही प्रभावी नहीं है तो अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसको प्राप्त करने के लिए भी अनुक्रिया नहीं करता है साथियों। जैसे यहाँ पर देखो इसके भी दो उपनियम है, किसके, प्रभाव या परिणाम के नियम के भी दो उपनियम है। जैसे अभ्यास के नियम के दो उपनियम थे उसी प्रकार प्रभाव या परिणाम के नियम के भी दो उपनियम है। पहला है संतोष का नियम, दूसरा है असंतोष का नियम। संतोष का नियम क्या कहता है साथियों कि जैसे मान लीजिए यदि परिणाम संतोषकारी है, परिणाम संतोषकारी है तो हम उस चीज के प्रति अनुक्रिया करेंगे, और परिणाम असंतोषकारी है तो हम उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया नहीं करेंगे। जैसे इसमें एक चीज समझना, प्रभाव या परिणाम का नियम में मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो जो बिल्ली थी वो कैसी थी, भूखी थी। अब उसके सामने जो मांस का टुकड़ा लाया गया था वो क्या था, प्रभाव या परिणाम था। अगर मान लीजिए वो प्रभावकारी नहीं रहेगा, अगर मांस के टुकड़े की जगह कोई दूसरी चीज रख दोगे, जैसे पत्थर रख दिया, तो क्या वो प्रभावकारी उसकी भूख को मिटाएगा, नहीं मिटाएगा। तो मतलब जो प्रभाव या परिणाम का नियम है यही कहता है कि उद्दीपक कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। यदि प्रभावी है तो व्यक्ति संतुष्टि प्राप्त करेगा और उस क्रिया को करेगा, और अप्रभावी है तो व्यक्ति असंतुष्टि प्राप्त करेगा और क्रिया नहीं करेगा साथियों। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, थॉर्नडाइक के जितने भी नियम हैं उनमें थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम दिया है लॉ ऑफ इफेक्ट वाला, यही सर्वश्रेष्ठ नियम कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ नियम कौन सा है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव या परिणाम का नियम। तो ये तीन नियम थे सीखने के गौण नियम। कौन कौन से, एक पहला था तत्परता का नियम जिसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। दूसरा पढ़ा हमने अभ्यास का नियम, अभी पढ़ा ये तो इसी वीडियो में, तत्परता का पिछले वीडियो में देखा था। अभ्यास के नियम को श्रम का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। फिर तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम, तो प्रभाव या परिणाम को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है। तो ये सीखने के मुख्य नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे सीखने के गौण नियमों के बारे में। साथियों सीखने के गौण नियमों में पहला जो नियम हमने लिख रखा है वो है बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया, अनुक्रिया बहु मतलब बहुत सारी, मल्टीपल रेस्पॉन्स लॉ मतलब बहुत सी अनुक्रिया या बहुत सी प्रतिक्रिया जिसमें की जाती है, वो भी एक नियम बना दिया, बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। सभी के इंग्लिश में नाम याद रखना है, हो सकता है हिंदी में नाम चेंजेस करके दे दे वो। तो देखो बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, अधिगमकर्ता सीखने के लिए प्रारंभ में बहुत सी अनुक्रिया करता है, उनमें से कोई अनुक्रिया सही हो जाती है और व्यक्ति सीख जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था, अब जब तक बटन नहीं दबेगा तब तक पिंजरा ओपन नहीं होता है। तो बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रिया की और कोई उसकी अनुक्रिया सही हो गई, मतलब पिंजरे पर बटन उसका पैर चला गया और वो जो बटन है वो दब जाता है। तो
पिंजरा ओपन हो जाता है और बिल्ली भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी अनुक्रियाओं में से जब हम सही अनुक्रिया कर लेते हैं और धीरे धीरे हम सही अनुक्रिया ही करते हैं, गलत अनुक्रिया नहीं करते हैं, तो यही कहलाता है बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रेस्पॉन्स लॉ। सीधा सा मतलब है बहुत सारी अनुक्रियाओं में से कोई अनुक्रिया सही कर लेते हैं और हम सीख जाते हैं, यही बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका जो नियम है साथियों गौण नियमों में, तो वो है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। मतलब आंशिक क्रिया मतलब छोटी छोटी क्रियाओं को। तो यदि हम विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखते हैं तो वो ही कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना होगा आपने इस चीज को, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र जो है वो इसी नियम पर आधारित है साथियों। जो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र आप पढ़ते हो वो भी आंशिक क्रिया के नियम पर ही आधारित है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए विषय वस्तु बहुत बड़ी है, अब इस विषय वस्तु को एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आती है। अब हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने किसी एक बड़ी विषय वस्तु के कर लिए। इस पार्ट को पढ़ लिया, हमको लगता है कि हाँ भाई एक भाग को हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया और याद भी होगी। अब 5 भाग और बचे हैं तो इनको हमको और याद करना है। तो हम विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में विभक्त करके पढ़ते हैं तो हमें जल्दी सीखते हैं, जल्दी याद होता है। यही है आंशिक क्रिया का नियम। क्लियर है ये भी सभी के? तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरा जो इसका उपनियम मतलब गौण नियम है वो है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। तो मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है? इंग्लिश में इसका नाम है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो किसी भी कार्य को हम उसी अनुपात में सीख पाते हैं जिस अनुपात में सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम कहता है ना कि भाई मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अपन ने सुना है ना इस चीज को कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मतलब अगर मन में अपन ने सोच लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, और मतलब ये सोच लिया कि कुछ नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते, और ठान लिया कि नहीं मुझे करना ही है तो हम बिल्कुल लक्ष्य को प्राप्त जरूर करते हैं। यही है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम कि मन अगर मजबूत हो तो बिल्कुल हम लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो यह है इसका गौण नियमों में तीसरा नियम। नेक्स्ट चौथा नियम यहाँ पर देखिएगा, आत्मीकरण का नियम। चौथा जो नियम है यहाँ ऊपर कुछ दिक्कत थी तो मैंने उसको काट दिया है, उसको पढ़ेंगे भी नहीं। देखो चौथा नियम आत्मीकरण का नियम, जिसको सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। तो देखो आत्मीकरण का नियम क्या कहता है? नवीन ज्ञान को सीखकर हम उसे अपने पूर्व ज्ञान में जोड़ लेते हैं और पुनः नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही कहलाता है आत्मीकरण का नियम। यहाँ मैंने इसमें एक और परिभाषा लिखी, या इसमें पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखा जाता है, जैसे सफलता से सफलता मिलती है। सीधी बात यह है आत्मीकरण के नियम में कि हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, और किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं मतलब नवीन चीज़ को, कोई भी नवीन ज्ञान आप सीख रहे हो। जैसे मान लीजिए अभी आपने रीट की तैयारी की थी, अब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सी-टेट की तैयारी कर रहे हो, तो जो चीज़ आपने रीट में नहीं पढ़ी थी वो चीज़ आपके मान लीजिए सेकंड ग्रेड में आई है, तो वो आपके सामने वो सेकंड ग्रेड का ज्ञान क्या रहेगा? नवीन ज्ञान रहेगा। मतलब कोई नई चीज़ आई है तब, मान लो रीट में भी पढ़ रखी है, सेकंड ग्रेड में भी वही पढ़ रहे हो, तो वो नवीन ज्ञान थोड़ी है। मतलब जो चीज़ रीट में नहीं थी लेकिन सेकंड ग्रेड में है, तो यदि आप उसको सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हो मतलब कोई नवीन ज्ञान है, आपने उसको सीख लिया और उसका आपका जो पूर्व ज्ञान था उसमें नवीन ज्ञान को आपने जोड़ लिया और फिर से नवीन चीज को सीखने के लिए तैयार हो, तो वही आत्मीकरण का नियम या सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सीधी सी बात है, नया ज्ञान सीखते जाओ पुराने में जोड़ते जाओ, नया ज्ञान सीखते जाओ पुराने में जोड़ते जाओ। तो पुराने ज्ञान से हम इसमें संबंध स्थापित करके सीखा जाता है, यही आत्मीकरण का नियम कहलाता है साथियों। नेक्स्ट अंतिम और पांचवा जो इसका नियम है वो है साथियों साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है? ये किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना ही साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। मान लीजिए आपने किसी एक चीज को सीख रखा है किसी परिस्थिति में, यदि आपके सामने वैसी ही कोई दूसरी परिस्थिति आती है और दूसरी परिस्थिति में भी आपने
जो पहले से सीख रखा है उसी के अनुसार क्रिया करके समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो वही कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसमें नोट करके मैंने लिख रखा है साथियों, इसे अनुकूलन अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। भाई साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग तो इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में एक और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं अनुकूलन अनुक्रिया का नियम। साथियों यहाँ पर जैसे एक उदाहरण लिखा है, प्रेमिका का प्रेमी की फोटो से बातें करना। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमिका है, उसने सीख लिया है कि भाई प्रेमी से बातें वो करती थी, अब परिस्थिति बदल गई, प्रेमी वहाँ पर नहीं है, सिर्फ उसकी फोटो वहाँ पर है, तो फोटो से भी यदि बातें कर रही है तो परिस्थिति में किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में, तो भाई वहाँ पर प्रेमी तो नहीं है लेकिन प्रेमी की फोटो है तो उससे भी बातें करने लग गए। तो फिर ये क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। कुछ परिस्थिति बदल जाती है लेकिन उसी के समान रहती है पहले के जैसे, और हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो वही साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। तो साथियों ये हमने सीखने के 3 तो मुख्य नियम पढ़े हैं और 5 गौण नियम पढ़े हैं। आशा है सारे ही नियम और जो गौण नियम हैं अच्छी तरह से आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए इस सिद्धांत के शिक्षा में क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो शिक्षा में उपयोग की बात करें तो पहला जो इसका उपयोग आता है वो होता है कमजोर एवं मंदबुद्धि बच्चों को सिखाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा में कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास का नियम है इसमें आराम से अभ्यास करते रहो तो कमजोर बच्चा भी, वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जड़, मतलब मूर्ख व्यक्ति भी महान या विद्वान बन सकता है। तो मंदबुद्धि बच्चों को आप आसानी से इस सिद्धांत के माध्यम से सिखा सकते हो। दूसरा इसका जो शिक्षा में उपयोग है साथियों वो है धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास बच्चों में किया जा सकता है। वो अभ्यास का नियम ही इसमें लागू हो रहा है क्योंकि परिश्रम का मतलब अभ्यास से ही लिया जाता है, तो इसमें अभ्यास में धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तीसरा जो है गणित विज्ञान सीखने में उपयोगी, क्योंकि गणित विज्ञान में भी साथियों क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम अभ्यास करेंगे उतनी ही चीज़ें हम अच्छी तरह से सीखते हैं गणित और विज्ञान में। नेक्स्ट, परिश्रम के प्रति आशा का संचार इस नियम के माध्यम से होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सूत्र है उनका प्रयोग भी इस सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने में, तो भाई जो उद्दीपक है जो अनुक्रिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी तो कहते हैं इसको कि उद्दीपक अगर प्रभावी है तो अनुक्रिया भी वैसी ही होगी। तो इसका संबंध आप अच्छी तरह से स्थापित इस सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हो। तीसरा है साथियों लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने में, कि जैसे लक्ष्य क्या है, उद्दीपक की प्राप्ति, मतलब उद्दीपक की प्राप्ति क्या, जो आपके सामने लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए आपके सामने यदि प्रभाव या परिणाम अच्छा रहेगा, उद्दीपक अच्छा रहेगा तो बिल्कुल उसकी ओर ध्यान आपका केंद्रित रहेगा। तो ये 6-7 प्रकार यहाँ मैंने लिखे हैं जिसका शिक्षा में उपयोग इस सिद्धांत के माध्यम से किया जा सकता है। अब इसके दोषों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी हमें बता करके जाए कि क्या आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, इसकी भी जानकारी हमें जरूर दें साथियों। देखो इसके दोष की बात करें तो यह दोष क्या क्या है, व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि भाई इसमें अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको पता है कि भाई इस लीवर के दबाने से ये चीज़ होती है, इस चीज़ को करने से, तो अधिक प्रयत्न करने से क्या मतलब आ रहा है, इसलिए व्यर्थ के प्रयत्नों पर अधिक बल इस सिद्धांत में दिया गया है। इसका प्रथम दोष है। दूसरा दोष है प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी माना जाता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक तो एक बार में 2 बार में सीख जाते, बार बार उसी चीज़ को बार बार दोहराने से क्या होगा, कुछ मतलब नहीं है। तीसरा है सीखने में चिंतन का अभाव इसमें पाया गया है, क्योंकि सीखने में चिंतन मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके लिए ये कम यूज होता है। ये सिद्धांत रटने पर जोर देता है कि बार बार अभ्यास करते रहो, रटना ही तो है वो। सीखने में यांत्रिकता पर बल देता है, एक निश्चित तरीका बताया है कि इसके अलावा आप दूसरे प्रकार से नहीं सीखोगे। यहाँ नोट लगा के मैंने लिखा है यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने पर भी बल देता है, कि जो ज्ञान आपने अर्जित किया है लगातार यदि आप उसका प्रयोग करते रहोगे तो वो बिल्कुल उपयोगी बन जाएगा साथियों। तो ये था थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। आशा है सारी ही चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई है समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टारगेट है साथियों यहाँ पर कि भाई कम से कम इसमें 500 लाइक्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
इसी प्रकार से वीडियो आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल रेगुलर वीडियो में डालता हूं, आप जरूर चैनल पर रेगुलर जुड़कर रहिए और आप बड़ी ही आसानी से सीटेट भर्ती या अन्य किसी भी टेट भर्ती में अच्छे नंबर ला सकते हैं। खासतौर पे साइकोलॉजी और हिंदी में तो बहुत ही बढ़िया आपका स्कोर इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क हो जाएगा साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।